नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 14 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला? उत्तर होगा बी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों यूएनटीसीसी की मेजबानी 2025 में कौन सा देश करेगा? उत्तर हमारा भारत। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 13 अक्टूबर। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत किसने की? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस संस्थान ने एकीकृत बाजार इंटरफेस यूएमआई विकसित किया? उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। छठा प्रश्न पूछा गया था, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया? उत्तर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा माई बिजनेस क्यूआर छोटे व्यापारियों के लिए शुरू किया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको नई कार्यकारी निदेशक बनाया? उत्तर होगा सोनाली सेन गुप्ता। 7 का ए। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत ने किस देश के साथ पहला संयुक्त विमान वाहक पोत हमला अभ्यास किया? उत्तर होगा ब्रिटेन। अभ्यास कोंकण और अभ्यास संयुक्त विमान पोत हमला ये हुआ साथियों अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर। नौवां प्रश्न पूछा गया था, 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर डी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शामिल नहीं है। दीनदयाल पोर्ट, डीओ चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट इसमें शामिल है। ये था साथियों 13 अक्टूबर का करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 14 अक्टूबर का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान करने की घोषणा की गई, इनमें शामिल नहीं है। उत्तर होगा, उत्तर हमारा हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो ये नहीं शामिल है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। जोएल मोकीर, फिलिप अज्ञान, पीटर हॉबिट इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 10 दिसंबर को इसकी घोषणा होगी, मतलब अभी इसकी घोषणा हुई, 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाएगा। डिटेल थोड़ा सा देखिएगा। इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा को समझाने के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ इकोनॉमिकल ग्रोथ की अवधारणा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा, जिसमें फिलिप अज्ञान फ्रांस देश के, जोएल मोकीर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और पीटर हॉविट ये भी यूएसए से, 2 यूएसए से और फिलिप जो है वो फ्रांस से। 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत देखें, अगर हम अर्थशास्त्र के नोबेल क्षेत्र की शुरुआत तो 1968 में हुई थी। पहली बार यह दिया गया था 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1901 में सभी नोबेल के साथ नहीं शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1968 में हुई और पहली बार 1969 में दिया गया। किसको दिया गया? रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को। जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस्क को पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र का 1969 में प्रदान किया गया। अब तक टोटल 99 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, केंद्र सरकार ने एसबीआई और पीएसयू बैंकों के एमडी और ईडी के पदों को किस क्षेत्र से नियुक्ति का फैसला किया? उत्तर होगा निजी क्षेत्र। प्राइवेट सेक्टर से एसबीआई के एमडी और पीएसयू बैंक के ईडी नियुक्त किए जाएंगे। देखिएगा साथियों, उत्तर ए है। डिटेल क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसबीआई में एमडी का पोस्ट जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें 4 लोग होते हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई में होते हैं। उनमें से एक जो होंगे वो निजी क्षेत्र से होंगे। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है, जो सरकारी अन्य बैंक है, सार्वजनिक अन्य बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक हो गया, इस बैंक में जो ईडी का पद होता है वो निजी क्षेत्र से भरा जाएगा। ईडी का एक ही पोस्ट होता है, वो निजी क्षेत्र से भरा जाएगा। एसबीआई में 4 एमडी का पोस्ट होता है, उसमें से एक निजी क्षेत्र से भरा जाएगा। एसबीआई से रिलेटेड जीके याद रखिएगा। एसबीआई के चेयरमैन है चेल्ला श्रीनिवास सेट्ठी। चेल्ला श्रीनिवास सेट्ठी साहब है। चेल्ला श्रीनिवास सेट्ठी साहब एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 70वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को चुना गया। ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। पूरा ध्यान से डिटेल देखिएगा साथियों। 70वें क्रम का हमारे देश का फिल्म के क्षेत्र का फिल्म फेयर अवार्ड 2025 अहमदाबाद से प्रदान किया गया। ये सही है, अहमदाबाद में आयोजन हुआ।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को यह अवार्ड मिला। उत्तर देखिएगा, उत्तर हमारे प्रश्न का डी होगा। बाकी डिटेल देखिएगा, ये तस्वीर पहले आपके सामने है, तस्वीर और डिटेल डिटेल 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निदेशक किरण राव किस मूवी के लिए? लापता लेडीज मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक मूवी के लिए और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन मूवी के लिए, चंदू चैंपियन मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह लापता लेडीज के लिए। तो आप देख रहे होंगे लापता लेडीज मूवी को कई श्रेणी में मिला। इस प्रकार से टोटल 13 श्रेणियों में लापता लेडीज को यह अवार्ड मिला और यह अवार्ड 13 श्रेणी में जीतकर इसने इतिहास रच दिया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय में चौथा ब्लॉक स्थापित होगा। पहला ब्लॉक कब स्थापित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर होगा बी। 1991 ईस्वी में हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित जो भी हमारे देश की ऐतिहासिक स्मृतियां हैं उन सबको संग्रहित किया गया इस संग्रहालय में, जो स्थित है कुरुक्षेत्र के हरियाणा में। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है। 1987 में इसकी घोषणा होती है कि श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण म्यूजियम स्थापित किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। 1987 में घोषणा होती है। भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने हेतु ये है। 1991 में पहला ब्लॉक स्थापित होता है। 1991 में पहला ब्लॉक, आज के समय में चौथा ब्लॉक की घोषणा की गई है। 1995 में दूसरा ब्लॉक स्थापित होता है। 2012 में तीसरा ब्लॉक। अभी हाल ही में करंट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि चौथा ब्लॉक या चौथा विंग की स्थापना श्री कृष्ण म्यूजियम हरियाणा कुरुक्षेत्र में की जाएगी। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, पर्पल फेयर 2025 का शुभारंभ हुआ। उत्तर होगा गोवा में। गोवा में एक फेस्टिवल हुआ है पर्पल फेयर 2025। उत्तर होगा बी गोवा। डिटेल क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत जी, इन्होंने गोवा में तीसरा अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है दिव्यांग जन, जिसको पहले विकलांग कहा जाता था, दिव्यांग जन की प्रतिभा, उद्यमशीलता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करना। इसका थीम क्या था? समावेशी प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव। समावेशी प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव इसका थीम था। छठा प्रश्न पूछा गया है, कोप 30 सम्मेलन बेलें ब्राजील से पूर्व अराइज सिटीज फोरम नई दिल्ली में 9 अक्टूबर 2025 को कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया? एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न छिपा हुआ है साथियों। पहली बात, अराइज सिटी फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये इसलिए आयोजित हुआ कि कोप 30 सम्मेलन ब्राजील के बेले शहर में होने वाला है। उससे पहले एक घोषणा पत्र जारी किया गया। दिल्ली में यह हुआ तो दिल्ली घोषणा इसको कहते हैं साथियों। दिल्ली घोषणा जारी किया गया है। उत्तर होगा सी। क्या है? देखिएगा, दिल्ली घोषणा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानिक कार्यवाही को 9 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली अराइज सिटी फोरम में अपनाया गया। यानी अराइज सिटी फोरम नई दिल्ली में हुआ 9 अक्टूबर को। किस लिए हुआ? तो कोप 30 सम्मेलन जो 10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेले शहर में होगा, वहां के लिए एक वैश्विक जलवायु लक्ष्य को स्थानीय कार्रवाई के लिए सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए एक घोषणा किया गया जिसका नाम दिल्ली घोषणा है। दिल्ली घोषणा कब आया? अराइज सिटी फोरम नई दिल्ली में। सातवां प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपोनिक का एडवाइजर बने। उत्तर होगा ऋषि सुनक। ऋषि सुनक साहब जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, इनको अभी हाल ही में दो कंपनियों ने अपना वरिष्ठ सलाहकार और पार्ट टाइम भूमिका के लिए नियुक्त किया है। कौन? देखिएगा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वरिष्ठ सलाहकार और पार्ट टाइम भूमिका हेतु नियुक्त हुए हैं। इसके लिए वो वेतन लेंगे, लेकिन ये वेतन वो उनके खाते में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा वेतन द रिचमंड प्रोजेक्ट को जाएगा। द रिचमंड प्रोजेक्ट ये क्या है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यह जो है एक एनजीओ है, चैरिटी संस्थान है। किसका है? तो ये जो संस्थान है, प्रोजेक्ट है, ये ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति दोनों लोगों ने मिल करके मार्च 2025 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य गणितीय कौशल के लिए चैरिटी संस्था स्थापित करना। कोई भी बालक है, युवा है या बच्चे हैं छोटे, उनको गणितीय और संख्यात्मक अभियोग्यता का प्रशिक्षण देने के लिए, निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इन्होंने की थी। तो वो जो पैसा मिलेगा सैलरी, वो इसी प्रोजेक्ट को जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया है, द्रव्य पोर्टल शुरू किया गया। उत्तर होगा सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा हमारे देश में द्रव्य पोर्टल की शुरुआत की गई है। द्रव्य पोर्टल है क्या? देखिएगा,
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद अवयवों और योग के सबसे व्यापक डिजिटल भंडार के निर्माण को चिन्हित करने हेतु द्रव्य पोर्टल शुरू किया। यह एआई आधारित एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हमें 100 प्रमुख औषधि पदार्थों की सूची उपलब्ध होगी। यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी स्थिति, होम्योपैथ से रिलेटेड जो भी दवाइयों का डेटाबेस है वो हमको इस एक पोर्टल पर मिलेगा जिसका नाम है द्रव्य पोर्टल। इस द्रव्य पोर्टल पर ये साथियों आयुर्वेद अवयव और योग के सबसे व्यापक डिजिटल भंडारण के लिए जाना जा रहा है और इसके लिए इसका निर्माण भी हुआ है।